सेशन में जैसे आपको 683 के ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ऑडियोलॉजी दिया, साथ में इंट्रोडक्शन टू ऑडियोमीटर, स्क्रीनिंग टेक्निक्स, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट्स, स्क्रीनिंग टेस्ट्स, protocols for doing the hearing tests, different types of tests used to diagnose the hearing loss. अब इस सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑडियोमेट्री का ऑडियोग्राम कहलाता है। बेसिकली ऑडियोग्राम एक ग्राफ है जो कि क्लिनिशियन को इनेबल करता है कि वो डिफरेंट डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस को डायग्नोज करके रिहैबिलिटेटिव एंड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उसके लिए बेहतरीन हल तलाश कर सके। ये ऑडियोग्राम की स्क्रीन अब इस वक्त आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस में -10 से लेके 120 तक के नंबर्स हैं। यहाँ पर dB का मतलब यूनिट है जो कि इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली वाई एक्सिस ऑडियोग्राम में इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। -10 से लेके 120। द मोर डाउन यू आर ऑन द ग्राफ, द बिगर द नंबर गेट्स, the more hearing loss you have. X एक्सिस में 125 से लेके 8000 हर्ट्ज तक के नंबर हैं। ये जो आप नंबर देख रहे हैं 125, 250, 501, 2, 4 एंड 8 के, these are octaves. 500 और 1000 के दरमियान का नंबर 750 है। 500 से 1000 के बीच का नंबर 750 है। That 750 basically is inter octaves. 1.5, 3 एंड 6 ये सब इंटर ऑक्टेव हैं। इंटर ऑक्टेव्स हम उस वक्त चेक करते हैं जब ऑक्टेव्स के दरमियान का फ़र्क 20 dB से ज़्यादा हो। अब मैं चाहूँगी कि आपको एक्सप्लेन करूँ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्या है। इंटेंसिटी बेसिकली शिद्दत को कहते हैं। जितनी कम dB नंबर होंगे उतनी आवाज़ आहिस्ता सुनाई देगी। जितनी ज़्यादा या नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे उतनी इंटेंसिटी की शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि रेडियो पे आप डायल को मूव करते हैं, जैसे डायल को नीचे करेंगे तो आवाज़ आहिस्ता होती जाएगी, ऊपर करेंगे तो आवाज़ ऊंची होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इंटेंसिटी में जैसे ही ग्राफ में नीचे आते जाएंगे और लेवल प्रेजेंट करेंगे पेशेंट के लिए तो आवाज़ बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से 125 से लेके 8000 किलोहर्ट्ज़ तक के नंबर्स को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 125, 500 की फ्रीक्वेंसीज़ आदमियों की आवाज़ या भारी आवाज़ कहलाएगी। 1000 से लेके 4000 तक की आवाज़ मिड फ्रीक्वेंसीज़ कहलाती हैं। 4000 से ऑनवर्ड्स की आवाज़ें हाई फ्रीक्वेंसीज़ कहलाती हैं। मैं चाहूँगी कि आपको ये बताती चलूँ कि ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी सुनने की 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। क्योंकि हमारे पास साउंड ट्रीटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है और ना ही हमारे इक्विपमेंट ऑडियोमीटर में ये कैपेसिटी है कि वो इस लेवल तक की हेयरिंग चेक कर सके या 125 से नीचे की फ्रीक्वेंसी चेक कर सके। इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी डेजिग्नेटेड एनसी टेस्ट के हिसाब से 125 से लेके 8000 किलोहर्ट्ज़ तक चेक की जाती हैं। अगली स्लाइड अब मैं आपको दिखाऊंगी जो कि रिप्रेजेंट करती हैं सिंबल्स डेजिग्नेटेड फॉर ईच ईयर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सर्कल्स हैं, ट्रायंगल है, ग्रेटर एंड स्मॉलर साइन है, बड़ी ब्रैकेट है और एरो का साइन है। लाल रंग राइट ईयर को रिप्रेजेंट करता है, नीला रंग लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एयर कंडक्शन के लिए सर्कल्स फॉर द राइट ईयर, लेफ्ट के लिए क्रॉस विद मास्किंग ट्रायंगल फॉर द राइट, स्क्वायर फॉर द लेफ्ट। बोन कंडक्शन के लिए ग्रेटर एंड स्मॉलर साइंस रेड में राइट के लिए, लेफ्ट में ब्लू लेफ्ट के लिए, मास्किंग के साथ बड़ी ब्रैकेट लाल में राइट के लिए, बड़ी ब्रैकेट लेफ्ट में ब्लू में लेफ्ट के लिए। इसी तरह ये जो आपको डाउन एरोज़ इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बेसिकली डाउन एरोज़ उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जबकि पेशेंट या मरीज़ या इंसानी कान बहुत ज़्यादा हद तक शिद्दत के साथ हेयरिंग लॉस है और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो उस वक्त आप सर्कल को इस्तेमाल करते हुए डाउन एरो रेड में मार्क कर देते हैं ऑडियोग्राम पे विच रिप्रेजेंट नो रिस्पॉन्स, और इसी तरह लेफ़्ट में भी ब्लू डाउन एरो क्रॉस के साथ इस्तेमाल करते हुए नो रिस्पॉन्स शो किया जा सकता है। ये आप जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने है ये हमारी डिग्रीज़ ऑफ हेयरिंग लॉस बताती हैं। इसमें आपको बताती चलूँ कि 0 से 20 नॉर्मल है, 21 से लेके 40 तक माइल्ड है, 41 से 55 तक मॉडरेट है, 56 से 70 तक
मॉडरेटली सिवियर है और 71 से 90 तक सिवियर है और 91 से ऑनवर्ड्स डीबी प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। हमारा नॉर्मल ऑडियोग्राम, फिर से फ्रीक्वेंसीज ऑन द टॉप ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में इंटेंसिटी, ये राइट ईयर डेजिग्नेट कर रहा है लाल में नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड्स फॉर द राइट ईयर। बोन कंडक्शन के रिस्पॉन्सेज भी आपकी नॉर्मल थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो बेसिकली जो ऑडियोग्राम इस वक्त आपके सामने है वो राइट ईयर नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड्स। अगला ऑडियोग्राम आपके सामने स्लाइड टू मॉडरेटली सिवियर हियरिंग लॉस, बायलैटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर दोबारा से सर्कल्स जो हैं वो राइट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट ईयर क्रॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों बायलैटरल स्लाइड टू मॉडरेटली सिवियर सेंसोरिनोरल हियरिंग लॉस। अगली स्लाइड मिक्स्ड हियरिंग लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। सर्कल्स फिर से राइट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉसेस लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि ये हियरिंग लॉस 40 dB से अबव है सो ये माइल्ड से लेकर मॉडरेट और उसके बाद मॉडरेटली सिवियर, और क्योंकि ये बिल्कुल उसकी दहाने पर है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के, इसलिए ये स्टिल सिवियर हियरिंग लॉस कंसिडर होगा। सो बेसिकली दिस इज़ अ माइल्ड टू सिवियर sensorineural hearing loss, mixed hearing loss in both ears. अब आती चलूँ अगली स्लाइड जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल्स राइट ईयर को, क्रॉसेस लेफ्ट ईयर को, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बोन कंडक्शन की बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल हुई है लेफ्ट एंड राइट ईयर बोथ के लिए, और ये 20 dB से ऊपर है, इसका मतलब है नॉर्मल रेंज में है। अगर आपकी बोन कंडक्शन मास्किंग करने के बाद नॉर्मल रेंज में आए तो वो आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और आपकी तवज्जो चाहूँगी बायलैटरल ओटाइटिस मीडिया, बेसिकली मिडल ईयर डिस्फंक्शन, और ये ट्रू मिडल ईयर डिस्फंक्शन है जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, और ये दोनों कानों में माइल्ड बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये जो ऑडियोग्राम इस वक्त आपके सामने है ये बेसिकली बायलैटरल मॉडरेट टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल्स फिर से राइट ईयर को डेजिग्नेट करते हैं, लेफ्ट ईयर की डेजिग्नेशन क्रॉसेस से है, ऊपर मास्किंग की सिंबल्स हैं, और ये आपको बता रहा है कि ये बायलैटरल मॉडरेट टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अगली स्लाइड बताना चाहूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हियरिंग लॉस लेफ्ट एंड राइट ईयर में माइल्ड यानी कि 40 dB पर है और फ्लैट हियरिंग लॉस है, और ऊपर की सिंबल्स बड़ी ब्रैकेट लेफ्ट एंड राइट ईयर नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड्स मैच स्टेबिलिटी बता रही हैं। जब भी आपकी बोन कंडक्शन नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड्स में आएगी तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। आपकी तवज्जो चाहूँगी नीचे बायलैटरल ओटाइटिस मीडिया, दिस इज़ बेसिकली अ मिडल ईयर डिसफंक्शनिंग। ये हियरिंग लॉस जो माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस बायलैटरल है ये ओटाइटिस मीडिया की वजह से है। अगली स्लाइड हमारी नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस से रिलेटेड है। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस उस वक्त होता है जब कोई भी मरीज़ या कोई भी इंसानी कान काम पर या घर पे के काम करते हुए नॉइज़ एक्सपोजर पर होता है। मिसाल के तौर पे जो गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक्स हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाली मैकेनिक, शीशे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मैकेनिक, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉइज़ कैन क्रिएट नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस मोर स्पेसिफिकली 4 किलोहर्ट्ज़ या 4000 हर्ट्ज़ पे एक नॉच की शक्ल में, जैसा कि ग्राफ आपको बता रहा है, जब आप लो फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ देखते हैं तो 250 से लेके 500 तक नॉर्मल थ्रेशोल्ड है, फिर उसके बाद स्लाइड से माइल्ड हियरिंग लॉस आता है, फिर मॉडरेटली सिवियर आते हुए एकदम 4000 हर्ट्ज़ पर, जैसा कि ये ग्राफ में मैं पॉइंट कर रही हूँ आपके लिए, 4000 हर्ट्ज़ पे ये मॉडरेटली सिवियर आता है और एकदम ये ऊपर मूव हो जाता है माइल्ड हियरिंग लॉस। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी एक सिंबल है, जब भी हियरिंग लॉस नॉइज़ रिलेटेड होता है तो 4000 हर्ट्ज़ पे ये नॉच, जिसको नॉइज़ नॉच कहते हैं, ये बनती है, और फिर एकदम 6 या 8 किलो हर्ट्ज़ पर नॉर्मल या मॉडरेट या माइल्ड या बेहतर डिग्री जो हियरिंग लॉस 4 किलो हर्ट्ज़ से होता है उससे बेहतरी यहाँ शो करता है। अगला हियरिंग लॉस बेसिकली इज़ स्लाइट टू माइल्ड हियरिंग लॉस इन द राइट ईयर। जब आपकी बोन कंडक्शन आपकी एयर कंडक्शन के साथ मैच आएगी तो वो सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस है। अब यहाँ बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पिछले आपको मैंने मटेरियल में बताया कि जब भी आपका एक कान दूसरे कान से बेहतर होगा तो हमें
एयर कंडक्शन पे मास्किंग का इस्तेमाल करना होगा। ये एग्जाम्पल या ये ऑडियोग्राम उस चीज़ की ट्रू एग्जाम्पल है। बेसिकली राइट ईयर इज़ कमिंग अप वे बेटर देन द लेफ्ट ईयर, तो इसलिए हमने राइट ईयर में मास्किंग प्रेजेंट की है और उसकी सिंबल्स लेफ़्ट में शो कर रही है स्क्वायर्स की शक्ल में। तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि लेफ़्ट ईयर इज़ वर्स देन द राइट ईयर, लेकिन राइट ईयर में मास्किंग प्रेजेंट करने की वजह से लेफ़्ट ईयर के रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा हेयरिंग लॉस शो कर रहे हैं। लेफ़्ट इज़ बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेटली सिवियर sensory neural hearing loss. Right is basically normal to slight to mild sensory neural hearing loss. अगली स्लाइड बेसिकली स्पीच बनाना। स्पीच बनाना बेसिकली एक टूल है जो कि ऑडियोलॉजिस्ट को और स्पीच थेरेपिस्ट को ये एबिलिटी फराहम करता है कि हेयरिंग एड किस लेवल की होनी चाहिए, कौन सी आवाज़ किस हेयरिंग लॉस पर कितनी एम्पलीफिकेशन दे रही है। अब यहाँ ये वही ऑडियोग्राम है, आपकी आसानी के लिए मैंने नॉर्मल हेयरिंग ऊपर दिखाई है, लेफ़्ट एंड राइट ईयर। अगर आप ऊपर एक्सिस देखिए तो वो फिर वही फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस में आपकी इंटेंसिटी आती है, फिर आपको राइट एक्सट्रीम कॉर्नर पे माइल्ड डिग्री, मॉडरेट डिग्री, सिवियर डिग्री और प्रोफाउंड डिग्री हेयरिंग लॉस। इसके साथ साथ आपकी तवज्जो चाहूँगी कि डॉग बार्किंग जो है वो 65 dB लेवल पर है, लाउड शाउट भी 65 dB पर है, टेलीफोन रिंग इज़ अबाउट 80 dB और लॉन मोअर इज़ अबाउट 100 dB। इसी तरह जैक हैमर है, फायर क्रैकर है या गन शॉट और ख़ास तौर पे एयरप्लेन की आवाज़ 120 dB और इससे अबव है। अब जो भी हेयरिंग लॉसेज यहाँ पर आएंगे, अगर आपका ऑडियोग्राम यहाँ आए 40 से लेके 70, फिर 75 और फिर सिवियर रेंज में आए, तो बेसिकली आपको ये वाली आवाज़ें जो इसके ऊपर हैं ये हेयरिंग एड के बगैर नहीं सुनाई देंगी। सारी जो इस पूरी बात या स्पीच बनाना बताने का मकसद ये है कि जितनी भी क्लिनिशियंस हैं, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हों या ऑडियोलॉजिस्ट हों, ये स्पीच बनाना उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका हेयरिंग लॉस मॉडरेटली सिवियर है तो हेयरिंग एड जो प्रोग्रामेबल होती हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि ये ग्राफ स्पीच बनाना कंप्यूटर पर डालें और देखें कि हेयरिंग एड किस हद तक आपको एम्पलीफिकेशन दे रही है। तो आया बच्चा ये कॉन्सोनेंट्स और जो वावल्स इस स्पीच बनाना के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ अब उसको, तो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आइदर एम्पलीफिकेशन किस लेवल की है और आया वो स्पीच बनाना में एंटर हो रहा है उसकी हेयरिंग थ्रेशोल्ड हेयरिंग एड इस्तेमाल करने के बाद या नहीं। तो वो टीचर फॉर द डेफ को भी हेल्प करता है ताकि वो देख सकें कि कौन सी आवाज़ बच्चा सुन सकता है और कौन सी आवाज़ बच्चा नहीं सुन सकता। स्पीच बनाना फिर से bilateral hearing loss, लेकिन left ear definitely better, right ear is way worse, left ear is slight to moderately severe to severe, right ear is moderately severe to severe। लेकिन जब स्पीच बनाना आप देख रहे हैं जो पीले में दिखा रहा है ये बेसिकली आपको बताता है कि लेफ़्ट ईयर में जिस जो फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल हेयरिंग थ्रेशोल्ड्स में आ रही हैं उस पर स्पीच बनाना का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखें ये डिफ्थोंग, TH, F and S दोनों एस्पिरेटेड साउंड्स हैं, ये आवाज़ पेशेंट या बच्चा हेयरिंग एड के बगैर नहीं सुन पाएगा। इसके साथ में ये भी बताती चलूँ कि क्योंकि राइट ईयर इतना सिग्निफिकेंट हेयरिंग लॉस है तो ये जो भी आवाज़ें पीले बनाना में आ रही हैं वो पेशेंट या बच्चा बगैर हेयरिंग एड के नहीं सुन पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको हेयरिंग एड लगाई जाए और वो हेयरिंग एड से आवाज़ इतनी एम्पलीफाई की जाए कि बच्चा उस आवाज़ को सुन सके। स्पीच बनाना डिस्कस करने के बाद अब मैं आपकी तवज्जो कलर कोडिंग जो हमने की है स्पीच बनाना में उसकी तरफ लेके जाना चाहूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइल्ड हेयरिंग लॉस के लिए हमने ऑफ वाइट कलर डेजिग्नेट किया है, मॉडरेट हेयरिंग लॉस के लिए ग्रीन और सिवियर हेयरिंग लॉस के लिए ब्लू और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के लिए पिंक। यहाँ ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयरिंग लॉस कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि उसकी डिग्री क्या है। तो प्योर टोन एवरेज लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। PTA बेसिकली 2 या 3 फ्रीक्वेंसी की ले सकते हैं, 500, 1 और 2000 हर्ट्ज़ को 3 PTA बोलते हैं। अगर आप 1 और 2000 का लें तो उसको 2 PTA बोलते हैं। बेसिकली स्पीच बनाना में ये कलर कोडिंग करने का फ़ायदा क्लिनिशियंस के लिए ये है कि जब हमें ये लेवल ऑफ एम्पलीफिकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट देता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी पेशेंट है या मरीज़ है या कोई बच्चा है, अगर वो माइल्ड डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि स्पीच बनाना सारा ऑडिबल है, यानी कि हेयरिंग एड के बगैर भी वो बच्चा सारी आवाज़ें सुन सकता है। जब आप माइल्ड रेंज में आते हैं तो आप देखिए कि मोस्ट ऑफ दी
amplification they need is for all the vowels available which is in the off white range. जो चीज़ें ग्रीन एरिया में आ रही हैं वो नहीं सुन पाएगा, तो उसके लिए हेयरिंग एड उसको चाहिए होगी. अब ये दो हेयरिंग लॉस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. इसके बावजूद अगर आप नीचे जाइए सवेयर में तो आपका स्पीच बनाना बहुत ऊपर रह गया. अब उसके लिए आपको स्पेशल एजुकेशन की भी प्रॉबेबली ज़रूरत है और आपको इस किस्म की हेयरिंग डिवाइस की ज़रूरत है जो कि इतनी एम्पलीफिकेशन करे कि बच्चा वो आवाज़ें सुन सके. और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में जिस तरह आप जानते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट भी ऑप्शन होती है उन बच्चों के लिए, तो स्पीच बनाना ऑडिबल होने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हेयरिंग एड चाहिए. और साथ साथ अगर पेशेंट्स के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हो तो कॉक्लियर इम्प्लांट भी एक ऑप्शन है. मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बच्चे की पूरी लाइफ प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो उसके माँ बाप हैं. पेरेंट्स की काउंसलिंग, उनको साइकोलॉजिकली ये समझाना कि आपके बच्चे को हेयरिंग लॉस है, ये कोई डिलेमा या सोशल स्टिग्मा नहीं है, इसको एक्सेप्ट कीजिए. बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए उसको नॉर्मल बच्चों की तरह तालीम दिलवाइए. उनका कोऑर्डिनेट कराना स्पेशल टीचर के साथ, उनको हेयरिंग एड का इस्तेमाल बताना, हेयरिंग एड ना इस्तेमाल करने की सूरत में कौन सी आवाज़ बच्चे सुन सकते हैं, कौन सी नहीं सुन सकते, उससे पेशेंट अवेयरनेस कराना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. पेरेंट्स के पास बच्चा दिन में ज़्यादातर वक्त गुजारता है. टीचर्स के पास तो 8-6 घंटे आया और फिर घर चला गया. अब उस घर में अगर पेरेंट्स सही तरीके से उसको एजुकेट नहीं करेंगे, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको हेयरिंग एड का इस्तेमाल नहीं बताएंगे, उसको हेयरिंग एड इस्तेमाल करने पर मोटिवेट नहीं करेंगे, तो बेशक कितनी मर्ज़ी आप एफ़र्ट कर लें स्कूल में एज अ स्पेशल टीचर, उसके रिज़ल्ट उस तरह के नहीं आएंगे जितने के पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने पर आएंगे. इसके साथ साथ ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. अब प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के सिलसिले में क्योंकि बच्चा कॉक्लियर इम्प्लांट अगर कंसिडर करता है तो एक बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत लॉन्ग, ऑन गोइंग, फॉर एवर प्रोसेस है. उसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग, ENT का इन्वॉल्व होना, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में ऑडियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्व होना, स्पीच पैथोलॉजिस्ट तो थेरेपिस्ट का इन्वॉल्व होना, स्पेशल टीचर का इन्वॉल्व होना. अगर बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है तो नॉर्मल एड टीचर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. साथ साथ में इक्विपमेंट की तालीम देना कि अगर इम्प्लांट में कोई चीज़ टूट गई है, बैटरी किस वक्त बदलनी है, अगर कोई स्कूल में गया है बच्चा और इससे पहले कि वो आप सारा दिन बैटरी भूल गया घर पर या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, तो वो उस चीज़ की फराहमी टीचर के पास ऑलरेडी देना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली सम अप करते हुए मैं चाहूँगी कि ये मैं आपको बताऊँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बहुत ज़रूरी रोल अदा करती है. जो भी हमने इस यूनिट नंबर 4 में पढ़ा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी. और अगर कोई भी चीज़ आपको इस लेक्चर से समझ ना आई हो तो आप यूनिट नंबर 4 की अपेंडिक्स अपनी बुक 683 ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री में रेफरेंस के लिए देख सकते हैं. एंड आई एम होपिंग कि वो आपको हेल्प करेगी और बाकी की जो भी आप चाहें इस लेक्चर से भी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज अ टीचर फॉर द डेफ to get out of this course.